देखिए दोस्तों, एक विषय है और विषय बड़ा गंभीर है और उसको कहें कि नहीं कहें तो साहब बताएंगे। माननीय किशोरी लाल जी, बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर साहिब कांशीराम जी के साथ में काम करने वाले और बहुजन समाज पार्टी को जीवन दिया है। लगभग 35-40 साल उन्होंने अपने जीवन जो है बहुजन समाज पार्टी में खपाया है, लगाया है और आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अभी एक रामराज की बात बताने जा रहे हैं कि क्या रामराज की बात बता रहे हैं जी, सब बताएं। रामराज क्या नाम रख रखा उसने जी कुछ और नाम भी रखा ना अभी। उदित राज जी। हाँ, उदित राज। तो मैं तो रामराज कह, क्योंकि रामराज था पहले भी जी और फिर उदित राज बन गया, फिर रामराज। भाजपा से टिकट मिल गया तो अब कांग्रेस से। जो कांग्रेस को समर्पित हो सकता है, भाजपा को समर्पित हो सकता है, तो उसकी क्या मेंटलिटी होगी। वो बाबा साहब का फ़ोटो भी लेके घूमता है। वो बाबा साहब की से क्या प्रेरित होगा, क्या प्रेरणा होगी उसमें बाबा साहब की, जी पूर्वजों की क्या प्रेरणा होगी। कभी दलित संघ, कौन कौन सा संघ बनाता है, परिसंघ। अलीपुर में भी आए थे ये। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने बाबा साहब का नाम लेकर के घूम रहे, झंडे लेकर के, बाबा साहब के फ़ोटो लेकर के, और अलग संगठन अलग संगठन अलग संगठन अलग समिति, तो ये केवल दलाली और कांग्रेस और भाजपा की दलाली करते हैं, कुछ नहीं करते, कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि जितना दलित समाज, जो बहुजन समाज पार्टी ने काम कर दिया, जो कांशीराम साहब के माध्यम से काम हो गया, जो बहन जी के नाम से काम हो गया, बहन जी के हाथों से काम हो गया, वो ये 50 साल 100 साल में भी नहीं करेंगे। वो करेंगे नहीं, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि फिर तो बहुजन समाज सक्षम हो जाएगा। और उन्होंने जो काम किया है केवल दलित समाज के लिए काम नहीं किया, ना बाबा साहब ने, ना कांशीराम साहब ने, ना बहन जी ने काम किया दलित समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम किया है, पूरे देश के लिए। एक गजानन सुरवे की जो किताब है तो उसमें भी पढ़ा है मैंने। तो बाबा साहब की जो बहुत बड़ी हार थी, वो जो गांधी जी ने जो आमरण अनशन किया था 1932 में, तो उसमें बहुत बड़ी हार हुई थी, जो अभी तक हमारे लिए दुखदाई है। क्योंकि रिजर्व सीट जो होती है, जैसे रामराज, जैसे रामधन, क्या नाम है इसका, उदित राज जी। ये उदित राज, रामराज जो है, तो ऐसों को वो जगह देते हैं आरक्षण में। आप इनको रामराज जी क्यों कह रहे हैं? इनका रामराज का काम क्या है, और अब भी रामराज में ही है। रामराज, इनका नाम पहले रामराज था, फिर ये उदित राज हो गए, फिर रामराज हो गए। आप प्रमाण है इसका कोई आपके पास में या ऐसे नहीं, दुनिया को मालूम है इनका नाम रामराज है पहला। अच्छा, अब बदल गया, वो परिसंघ बना लिया। नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे हम उनके बारे में इस तरीके से सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं? आते तो वो भी हमारे एससी समाज से हैं, हमारे समाज से आते हैं। फिर शेड्यूल का समाज है, एससी समाज है। एससी समाज उनकी बढ़ाई करेंगे हम, जो बिके हैं, जो समाज को बेचा जिन्होंने, उनकी बढ़ाई करेंगे। हमारा समाज बहुजन समाज तो बहुजन समाज है, उसमें ठाकुर ब्राह्मण बनिया, राजपूत, नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, नाई, सारे सब कुछ है, सब मंत्री हैं। सुनार भी हमारे एससी समाज में आते हैं क्या? नहीं। अच्छा, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो राजपूत कहते हैं अपने आप को। अच्छा। लेकिन बहुजन समाज तो पूरा बहुजन समाज है, ये रामराज थोड़ी है। रामराज से जो बीएसपी के खिलाफ है, जो बाबा साहब के खिलाफ है, और बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं, तो वो बहुजन समाज के खिलाफ नहीं है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में अभी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इन दिनों में मनाई जा रही है फुले अंबेडकर जयंती जगह जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14 अप्रैल को बनाई गई, नहीं, हर साल ऐसा होता है कि 2-2.5 महीने तक जयंतियाँ मनाई जाती हैं बाबा साहेब की। तो ऐसे में आरएसएस के लोगों ने भी बाबा साहेब की जयंती बनाई, इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, तो बीएसपी जन कल्याण दिवस मनाती है, बीएसपी जन कल्याण दिवस। हाँ, बहन जी के नाम से भी और बाबा साहब के नाम पे भी। बाबा साहब की जो जयंती मनाने वाले हैं, अरबों रुपया खर्च करते हैं। नरेले में भी बहुत, हमारा अलीपुर है ये, अलीपुर में जो वोट बेचने का इन्होंने तरीके बना रखे हैं, जन्मदिन मनाओ। मैं तो कहीं गया नहीं अब के, क्योंकि जब तुम वोट बेच रहे हो
जन फोटो किसके लगा रखे तुमने और वोट किसको दे रहे हो। बाबा साहिब की तस्वीरों का इस्तेमाल आरएसएस ने भी किया, भीम जयंतियां भी बनाई, इस पर क्या कहेंगे सर? ये नरेले के अंदर, नरेला विधानसभा में मैं तो घूमता हूँ, 20-25 विधानसभा में जा चुका हूँ, मैं घूम चुका हूँ। लेकिन बाबा साहब को पूजना, बाबा साहब ने ये कहा था कि मुझे पूजना बस, वोट मत देना मुझे। वोट का अधिकार के लिए कितना लड़े बाबा साहब। काशी राम जी की जिंदगी है। की रणनीति है क्या जो विपक्ष की पार्टियां बाबा साहब की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं? लूटने की और बेचने की है। क्योंकि वोट बेचो, जन्मदिन मनाओ, वोट बेचो, हलवा पूरी खाओ और अपने घर जाओ, ये है। तो आप ये कहना चाहते हैं, समाज को ये संदेश दे रही हैं इन अपने शब्दों के माध्यम से कि बाबा साहिब की जयंती मतलब बनाने का अधिकार सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लोगों पर है, लोगों के पास है? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। जन्मदिन मनाओ, लेकिन जन्मदिन मनाओ, जिसका जन्मदिन मना रहे हो उसकी बात भी तो मानो। अच्छा, बात तो माने हो तो उनके दुश्मनों की, जो बाबा साहब को जिन्होंने परेशान किया, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खराब, बाबा साहब के पीछे लगे रहे, जो बाबा साहब की बात नहीं मानी, अभी भी नहीं मानते और जन्मदिन मनाते हैं वो। तो आप लोग जो, अगर आप बिकोगे नहीं तो उनमें जाओगे, उन्हीं की बात मानोगे। तुम वोट दे रहे हो उनके कहने से। जन्मदिन मनाओ बाबा साहब का, ज्योतिया फूले, साहूजी महाराज, गुरु नारायण पेरियार, रामास्वामी, अच्युतानंद, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, कबीर दास, रविदास, जबकि इनसे तुम्हारा मतलब नहीं, बस वोट बेचने का मतलब है और कुछ नहीं। बाबा साहेब जी ने कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं की? उस समय ब्रिटिश शासनकाल में भी कांग्रेस थी और वहीं उनकी इजाद है कांग्रेस, तो कांग्रेस बाबा साहिब ने क्यों नहीं ज्वाइन करी? आरपीआई अलग से बनाई या? बाबा साहब ने 1952 में इस्तीफा दिया था। जी साहब, 1952 में इस्तीफा दिया, तो कितने साल हो गए बताओ? अब लगभग जो हो गए 52 से 24 साल ये हो गए और 48 साल वो हो गए, 73, 8 और 4 12 70 से ज़्यादा हो गए। हाँ। तो बाबा साहब ने कहा, हाँ जी, और जगजीवन राम ने सबसे पहला विरोध किया था बाबा साहब का। लेकिन हाँ, जगजीवन राम ने ये कहा, 1982 का दिनमान है, वो मेरे पास थी दिनमान, 72 साल जी। जगजीवन राम ने कहा कि कांग्रेस का 2 पैसे का भी सदस्य मत बनना कोई, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, मेरी लाइफ ख़राब होगी, मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा। लेकिन उनकी लड़की मानी नहीं, उसने भी अपनी वंशवेल मिटवा ली, लड़के ने मिटवा ली। किन नहीं? जगजीवन राम का लड़का नहीं मर गया? तो बहुतों की वंश, वो तो मनुवादियों के साथ मिल गए थे ना। हाँ, तो वीपी मौर्य था। तो फिर वो सुरक्षित क्यों नहीं रह पाए? तो क्यों रहेंगे, वो तो जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना। हाँ। और उसको जब हाथ में पकड़ते हैं तो वो फिसलती जाती है। ये जो रिजर्व सीट में जो जितने आते हैं एससी, ये तो बाबा साहब के खिलाफ थी ना। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये तो खिलाफ था 1932 का। सबसे बड़ी नुकसान था, सबसे बड़ी हानि बाबा साहब की इसी में हुई थी। बाबा साहब को ज़िंदगी पर अफसोस था। और आज कर दो उसको, उसमें बाबा साहब ने ये मांगा था कि जो रिजर्व सीट करोगे तो उसमें रिजर्व कैटेगरी की वोट का इस्तेमाल होना चाहिए, तभी तो रिजर्व मानी जाएगी। अब रिजर्व सीट है और जिताते वो हैं दूसरे लोग जो रिजर्व नहीं है, तो उनके कहने, जो उनकी चमचागिरी करेगा, जो उनकी जूती चाटेगा, तो उसको जिताते हैं वो। जो उनके सामने आंख मिलाएगा उसको वो क्यों जिताएंगे? तो बाबा साहब को तो जीते जी फेल करा था। बाबा साहब के खिलाफ गांधी जी ने 5 बार अनशन किया है। 1952 से सन 2024 तक पूरे 72 साल, लगभग 72 साल हो जाते हैं। हाँ। और 72 साल में मतलब जो है, पहले जो बाबा साहब ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, क्या समाज को ये दिशा निर्देश कुछ बताएंगे इस विषय में? बता तो तो भागे थे। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस हमारे साथ इंसाफ नहीं करती, क्या ऐसी नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस से इस्तीफा। तो मैं कह रहा हूँ, खुद भी तो सोचो, जो पढ़े लिखे भी हैं वैसे भी हैं, वो खुद भी सोचे ना कि बाबा साहब क्यों नहीं गए कांग्रेस में। बाबा साहब को गांधी जी ने खूब हरवाया। 1935 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनवाया, जिससे हरिजन शब्द पास करवाया था इसमें विधानसभा में महाराष्ट्र की। और ये हरिजन शब्द पास करवाया, ये दलित समाज का ही बना दिया था अध्यक्ष। तो बाबा साहब ने विरोध किया कि गजानन सुर्वे की जो किताब है साहब की, बाबा साहब के बारे में 282 पेज पे है कि हरिजन क्या होता है,
कि ये तो हरि की संतान है। हरिजन क्या होता है? ये अगर हरि की संतान है कि ये गांधी जी ने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, कि अच्छी बात है तो फिर तुम हो ना हरि की संतान, तुम बन जाओ हरि की संतान। हम तो नहीं है, हम तो आदमी है, इंसान है। हरि की संतान, हरि की संतान हरिजन उनको कहते हैं जो मंदिरों में जो ये रखते थे, जो गांधियों में रहती थी, औरतें रहती थी, 10-12 साल की लड़की कन्या का दान करते थे, कन्यादान करते थे, जिस पर प्रतिबंध बाद में लगे तो उनको कन्या कहते थे। और उसमें जो पुजारी होता था वो 60 का 70 का, चाहे वो 75 का हो, लड़की 12-13 साल की हो, तो उसको कन्यादान कहते थे पहले। तो उस बच्चे का पूरा जीवन खराब। हाँ, सुनने में आया है कि अभी भी साउथ की तरफ कुछ ऐसा अब भी है, दासी प्रथा आज भी है, देवदासी प्रथा। हाँ, तो देवदासी प्रथा पे प्रतिबंध तो अभी तो 82 में तो लगा, वो नहीं लगा, वैसे भी अभी भी वो सक्रिय है, सोशल मीडिया पे खूब वीडियोस हैं। तो जो सामाजिक व्यवस्था है, टाइम की बात कर रहा हूँ, सामाजिक व्यवस्था का और कानून का, संविधान का कोई मेल नहीं है। वो अपने, जब तक तुम्हारे हाथ में संविधान नहीं आएगा, तुम संविधान को तुम लागू करोगे ना। वो क्यों लागू करेंगे? वो संविधान को अपने ऊपर थोड़ी लागू करेंगे। वो तो मनुस्मृति उनका सबसे बड़ा संविधान है, मनुस्मृति। एक गुजरात का मंत्री है, शिंदे नहीं, कुछ और है उसका नाम, जो भी है। हाँ, तो उसने कहा, उसने कई बार कह लिया कि मनुस्मृति को हटाओ। मनुस्मृति को एक महाराज जी साधु बन रहा था जो कह रहा था कि उसका शीश काट के लाओ, फलाने लाओ। ये किसी ने बोल दिया था कुछ दलित समाज के। संविधान को हटाने की बात करते हैं और मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू करने की बात करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है अभी जो सिंगल मोदी जी ने रखा है नए संसद में। हाँ जी। और उसमें उन्होंने देवी देवताओं की चित्र संविधान में इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, लागू कर रखे हैं, जो कि संविधान तो सिंबल है वो वो प्रतीक है, मनुवाद का प्रतीक है। वो मानता है, मोदी तो मानता है इस बात को जी, सब मानते हैं वो। माननीय किशोरी लाल जी जो कि वक्ता इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, समाज की गहन जानकारी आपको दे रहे हैं और किस तरीके से मनुवाद चरम पर और हावी है हमारे SC/ST समुदाय पर और किस तरीके से हमारे को लूट कर कमज़ोर बनाता है। साहब, आपकी एजुकेशन पुराने टाइम के, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, एजुकेटेड इंसान है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। मेरठ कॉलेज पढ़ा हूँ। अच्छा, मेरठ से? नैनीताल पढ़ा हूँ, मेरठ कॉलेज पढ़ा हूँ, कश्मीर पढ़ा। आई थिंक आप ग्रेजुएट हैं? नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक डिग्री और है जी, DYED। हाँ जी, क्या मतलब है सर उसका पूरा फॉर्म? डिप्लोमा ऑफ योगा एजुकेशन, कश्मीर में। योगा कश्मीर में किया, तभी आप इतने सुंदर दिखते हैं, गोरे रंग के हैं, काफ़ी हैं। कश्मीर से आप सर? नहीं, हाँ, कश्मीर में किया था मैंने, मैं नैनीताल। अच्छा, काशीपुर हूँ मैं, इंटर किया, फिर मेरठ कॉलेज, फिर कर्फ्यू लग गया था मेरठ में, फिर मैंने DYED किया कश्मीर से, फिर एंशिएंट MA मेडिकल से किया, फिर एंशिएंट फाइनल किया, फिर ला में झगड़े हो गए थे। ला में करने में बाधा आई थी? झगड़े हो गए थे, वो कॉलेज में ही झगड़े हुए थे। कॉलेज में वाद विवाद 9 साल केस लड़ा हूँ। ये इसका झगड़े से कहाँ आपके संबंध था? आपसे संबंध था? ओहो, देखिए एजुकेशन में किस तरीके से वो बाधा बन जाते हैं। कितने साल पहले की बात है सर? 9 साल केस लड़ा है? 1982 में ये झगड़ा शुरू हुआ और 9 साल केस लड़ा और आपकी ला पूरी नहीं हो पाई आई थिंक। झगड़ा मेडिकल में भी हुआ था, वहाँ चमारों के ऊपर हुआ था। एक लड़का था। आपने किया था सर? बड़े झगड़े हो जाते हैं। नहीं, हमने लड़के रखे वहाँ पे, वो उनकी पिटाई कर दी थी। एक मिनट सुनो साहब, मीडिया में बोल रहे हैं आप, बताइएगा। मेरठ मेडिकल में झगड़ा हुआ, 4 महीने बंद रहा था मेरठ मेडिकल कॉलेज। हाँ। उसमें चमार के ऊपर झगड़ा हुआ था। मतलब चमारों ने किया था ना, या चमारों के खिलाफ उसमें लोगों ने? उसमें दूसरे थे, सवर्ण थे सारे, उन्होंने ये इजाद किया झगड़ा। एक उनमें खटीक था मिला हुआ जी। कोई बात नहीं, शेड्यूल कास्ट समाज से हुए ना, उसी के ऊपर तो झगड़ा हुआ था। क्या बात थी? झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण यह था, वो मजाक में उसको छेड़ था। ब्रह्म सिंह लड़का था एक इधर, सुन इसका 1982 एजुकेशन पर झगड़ा, बात मेडिकल कॉलेज की बात बता रहे जी। तो फिर MP MLA भी आए, हॉस्टल में आए, मर गए। निमेश थे एक, वो भी आए थे और 4.5 महीने बंद रहा वो। बताइए। फिर हमने खर्चा भी करा और झगड़े के वो जातिवाद मानते हैं आप? वो जो झगड़ा किया, हाँ, जातिवाद पे था वो। फिर हमारे हॉस्टल का झगड़ा यह था कि भाई इस हॉस्टल को खाली करो,
वो जो अभी भी हॉस्टल है उसमें 6 के नाम वारंट थे हमारे। हम पुलिस भी आती थी तो मैं तो भागता नहीं था, मेरे वारंट हो रहे थे। ये सीएम स्टीफन के दामाद थे, टीआर जोसेफ डीएम, देखिएगा कि तुम्हें बंद करूँगा, ये करूँगा। मैं कहा कर लो बंद। सिटी मजिस्ट्रेट आते थे। SC ST एक्ट उस समय भी लागू नहीं होता था क्या? नहीं, फिर हमने पैसे इकट्ठे करे। गवर्नर यहाँ से था, वो पटेल भवन, इससे लाजपत भवन से गवर्नर होता था हॉस्टल गवर्नर। हाँ, उसकी लोकल बॉडी में जो थे सारे सवर्ण थे। उसको बंद करना इसलिए चाह रहे थे वो, कि यहाँ पूरा मोहल्ला है तो ये SC हैं, यहाँ पे इनको हटाया जाए, से कक्षा 5 तक बच्चे रहेंगे बस। ये प्रस्ताव पास कर लिया था, सामान भी आ गया था। तो हमने बड़े केस लड़ा, फिर वहाँ यहाँ तक लड़े केस। लोग तो मानने को ही तैयार नहीं होते कि 2 दशक पहले 3 दशक पहले भारत में जातिवाद था। जाति, हमारी समाज के लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब मैं काशीपुर में था तो जो उसको सहन कर रहे हैं ये जातिवाद, तो किसी से बात करके देखो, वो कहेगा भाई ये तो रहेगा। ओहो हाँ जी, किसी से बात करो ना, खुद व्यक्तिगत तौर पे वो ये कहते हैं ये तो रहेगा, खुद ब्राह्मण कहते हैं। अच्छा, कोई सेक्सुअल, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी सेक्स हो, कितना खुला बाजार हो, कितनी मार्केट हो। सेक्स के बारे में जो इन्फेक्शन है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन जो कहता है, जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है कि जो इन्फेक्शन होगा तो वो उससे होगा ना, इंटरकोर्स से होगा। लेकिन उससे उन्हें दिक्कत नहीं है। वो छूने से दिक्कत है कि छू दिया तो फिजिकली मंदिर में, जैसे मैं साहब को टच कर रहा हूँ, ये फिजिकली, इससे उनको दिक्कत है, इससे दिक्कत है। या आपके मूल निवासी समाज का होने, इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होने, ये तो उन्होंने बहाना क्रिएट किया है। ये बहाना है शोषण का, अनटचेबिलिटी, ये तो बहाना है। हाँ, ये तो एक्चुअल में ये है कि आप अपनी शिक्षित होके, दीक्षित होके, एजुकेटेड होके समाज में इम्प्लीमेंट काबिज ना हो जाएं ठीक ढंग से। हमारी बहुत रिश्तेदारी, हमारी भी 30 से ऊपर है जी, बहुत कास्टों में हमारी, मुसलमानों में भी है हमारी सरदारों में भी है, बनियों में भी है, ब्राह्मणों में बहुत है। एक इकलौती हस्ती आप ही हैं ऐसी अपने ऐसी समाज से जिनकी इतनी बड़ी रिश्तेदारी है? मतलब नहीं, बहुत हैं ऐसे, यहाँ अलीपुर में भी हैं सरदार जी हमारे। अच्छा, मेरे भांजे के। मतलब आपने तो खैर लोगों में रिश्ते कर रखे हैं हमारे तो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक ये जातिवाद रहेगा ये देश कमजोर रहेगा, देश मजबूत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि रिश्ते कर लो आपस में, सारे तो होने चाहिए ना, वो के लोगों में हम रिश्ते कर लें, सबको करना चाहिए। नहीं, बाबा साहब ने कहा ये बात, एक मिनट, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं। पुराने समय में एक प्रथा थी, कुप्रथा थी इंडिया में, भारत में, जातिवाद और मनुस्मृति के चलते पुराने टाइम में, और वह कई राष्ट्रों में आज भी है, सॉरी कई स्टेट्स में, कई राज्यों में आज भी है कि जो SC कास्ट की जो बहू होती है, जो नई नवेली दुल्हन आती है, वो ठाकुर के यहाँ एक रात बिताएगी, ब्राह्मण के या ऊंची जाति के लोगों के यहाँ, और तब जाके वो अपने घर में रहना शुरू के अपने पति के साथ जीवन। तो वो तो अलग बात है। प्रथा को आज भी कई जगह लागू किया जा रहा है। हाँ, तो उससे दिक्कत नहीं है। एक मिनट सर, मेरी बात यहाँ पे पूरी नहीं। क्या किसी शादीशुदा महिला की, बच्चों की माँ की जो है दूसरी शादी जनरल कैटेगरी से, एक SC की पत्नी है और वो जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है, शारीरिक फिजिकल संबंध मतलब उसके बनाए जाते हैं ज़बरदस्ती, या उसको मतलब जो है हड़प लेता है मनुवाद, अपने दायरे में ले लेता है, देखो, और उसके SC पति से उसका तलाक करा देता है जबरन, और मनुस्मृति को इसमें मानते नहीं मानते, ये बता दो आप। हाँ, मनुस्मृति तो है, नहीं ये जुल्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ, जुल्म हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, शादी का जो मामला है ना, शादी ब्याह का, शादी बहुत लाखों होती हैं शादी। अब वो अलग बात आज की तारीख में एक शादीशुदा औरत की बात करिए। हाँ, शादीशुदा भी हो रही हैं, शादीशुदा भी जब चाहे जब छोड़ दे, ये भी तो कानून नहीं है ना, ये तो गैर कानूनी हो गया। हाँ, गैर कानूनी है, नाइंसाफी हो गई है। तो हाँ भाई, आपने जिसके साथ जीवन मरण और जीवन जीने का फैसला लिया, उसे एकदम से जब मर्जी बीच में अकेले छोड़ के चलते हैं तो नहीं है वो इसके लिए तैयार। वो तो ठीक है, बाबा साहब ने जो कहा कि महिलाओं को भी, जो सबसे पहले जिस पे इस्तीफा देना पड़ा बाबा साहब को, वो जो महिला बिल था उस पर इस्तीफा दिया। उस पर जितने मनवादी लोग थे, जातिवादी लोग थे, वो खिलाफ हो गए। जवाहरलाल तो मान गए थे, लेकिन जवाहरलाल को पटेल दूसरे थे ना, जवाहरलाल जी, हाँ, मान तो गए थे। वो सारी बातों पे तो बाबा साहब के खिलाफ ही रहते थे। हाँ, लेकिन वो मान गए थे इस बात को कि हाँ, जब तक समाज में समरसता नहीं आएगी
तो लेकिन बाबा साहब की बात को फेल किया था, तो बाबा साहब ने तब इस्तीफा दिया था कि मैं, ये गांधी जी कहते थे भाई। मेरा कहने का मतलब साहब ये है, मैं सॉरी आपकी बात में बीच में काट रहा हूँ, कि जो शेड्यूल कास्ट महिलाएं हैं वो जनरल कैटेगरी में ना भी आई जाएं, बल्कि जनरल कैटेगरी की महिलाएं शेड्यूल कास्ट में भी आई जाएं, ताकि जातिवाद खत्म हो सके। वो तो सदियों से शोषण करते आए हमारे समाज का, तो आज उनका समर्थन, उनकी पावर क्यों बढ़ाओ? तो सब कर, अब तो कर रहे हैं ना, अब तो केस आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना वो सब हो रहे हैं अब। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक भाई ये मुसलमान है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो जैन है, वो फलाना, ये चलता रहेगा जब तक ब्याह शादी नहीं होंगी। ये सबसे बड़ा जरिया है जातिवाद को ख़त्म करने का। मतलब फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के सर, कि जो हमारी एससी समाज की ये शोषण, वो शोषण अलग है, वो शोषण अलग है, वो जातिवाद अलग है, वो वर्ण व्यवस्था अलग है, वो जातिवाद अलग है। और ये जो शादी स्वेच्छा से होना है, जिसमें कोर्ट भी अब हेल्प करता है, तो जैसे व्यवस्था बदल रही है तो मजबूरी भी है। गाड़ियों में जाना, रेल में जाना, सब जगह ऑफिस में जाना, सब जगह अब जो समरसता है वो बढ़ रही है इस समय। वो ठीक है वो, और बढ़ेगी धीरे धीरे, इसमें समय लगेगा। मेरा मानना तो ये है, अगर जातिवाद खत्म करना है तो जनरल कैटेगरी के लोग अपनी बहन बेटियों का रिश्ता जो एससी समाज के लोगों से करें। अब चाहे आप इस पे समझे या ना नहीं, मैं कह रहा हूँ कर तो रहे, सब करें, शोषण करते आए हैं, अब उन्हीं की ताकत क्यों बढ़ाना? तो अब उनकी बहन बेटियां हमारे समाज में रिश्ते करें ना, तो कर तो रहे, सब हो रहा है अब तो। अब कोई जातिवाद कम है, बताइए जो है खून में। अभी आपने इसी कड़ी में एक मुद्दा उठाया, हाँ, राजस्थान में वो बच्चे को मार दिया, फांसी पे टांग दिया, जिंदा बच्चे को। हाँ ठीक है, मैंने कहा है भाई, वो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हत्याकांड हम नहीं भूल सकते, मनीषा बाल्मीकि हत्याकांड हम नहीं भूल सकते, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, रोहित वेमुला कांड है, तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा लंबा चौड़ा करेंगे तो जैसे फिर पॉलिटिक्स आएगी। पॉलिटिक्स में जो लोग उनको वोट दे रहे, वोट देनी बंद कर दी उन्होंने। जिनके साथ अत्याचार हुआ है या हो रहा है, उन्होंने कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोक दल, जितनी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां हैं, उनको वोट देनी बंद कर दी क्या? एक सेकंड सर, उनको वोट देनी बंद कर दी उन्होंने? नहीं करी, फिर नहीं करी। तो वो तो उस व्यवस्था को पालन कर रहे हैं। हमारे साथ ना हो, किसी के साथ और के हो जाओ। हाँ, बात तो वही आ गई, हमारे साथ ना हो, बस शोषित समाज शोषित ही रहेगा हमेशा। हाँ, तो उनको बाहुबली कौन बना रहा है? हमारी समाज के लोग बना रहे हैं, उन्हीं को समझाने की बात चल रही है। फिर वो मान रहे हैं हमारी बात? कहाँ मान रहे? हमारी बात कहाँ मान रहे? बाबा साहब के विचारधारा कहाँ मान रहे? बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते, उनको पूजते हैं, बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे वो जी। वो बाबा साहब, वो बात तो बाबा साहब के विरोधियों की मानते हैं ना। जी 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 जी, असलियत तो ये है। असलियत ये है। मैं अलीपुर से लेकर क्या अपने समाज में रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता? एससी समुदाय के लोग, रोजगार तो मोदी जी ने सारे उड़ा दिए, सब खत्म मोदी ने उड़ा दिए, और सरकारी व्यवस्था में भी हमारे लिए रोजगार नहीं बचा है या बहुत कम हालात में है। तो ऐसे में क्या समाज अपने लिए खुद रोजगार नहीं पैदा वो कर बहुत सकता? बड़ा जरिया खत्म किया है। बड़ी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत डाउन है। वो हमारे लोगों को लाभान्वित नहीं कर पाती है। क्या कहेंगे सर, सरकार में जो पावर है वो अपने लोगों को, एससी एसटी के लोगों को, कांग्रेस के मंत्री थे, दिखावे के लिए तो है, जो वहाँ इस समय वो ये थे वित्त मंत्री है ना, यहाँ पे आए थे, ये इनॉग्रेशन किया था इसका बैंक का, कि भी 100 दलितों को दिया जाएगा। मुझे एक बता दो, क्या बात है, कितना बड़ा पॉइंट उठा के लाए जी। ये जो कांग्रेस के थे, ये फरुखाबाद के जो हैं जी, कांग्रेसी नहीं थे जी। 1988 में वो बैंक शुरू हो गया था जहां 100 दलितों को लोन देने की, एक आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी, और बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एक को भी नहीं मिला। हाँ, ये हमारे पड़ोसी तो है, इनका ही तो बैंक है जी, ये मेरे पड़ोस में है ना, बिल्कुल इन्हीं का बैंक है। अच्छा। और मेरे भैया ने बनाया था। अच्छा। जितनी घोषणाएं आज तक हुई हैं, इतनी मोदी जी ने या कांग्रेस ने करी है दलित समाज के लिए, ये दलित के लिए, तो अगर ये 5% भी उठा देते, 5% की हेल्प होती, 5% उठता, तो अब तक कितना पूरा देश मजबूत हो जाता। लेकिन मजबूत तो विदेशी हुए ना, जिनकी दलाली पे लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। इन्होंने अपने समाज को तो, देश को तो कमज़ोर किया है ना। जी जी जी,
बर्बाद किया है। समाज को इस समय क्या दिशा निर्देश देंगे सर? आप राम राज की बात से शुरू हुए थे और कई मुद्दों पे बात, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। के मुद्दों पे मैं ये पंडित खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और ये वीर अब्दुल हमीद, फातिमा शेख, उनके भाई थे। बहुत लोग मरे हैं यहाँ पे। 63,000 नाम लिखे हुए थे जो मोदी ने मिटाए हैं। अच्छा जी। मुसलमानों जो मरे हैं। कब की बात है, कौन से सन की? ये पिछले साल ही तो मिटाया है। ये 63,000 लोग मारे गए यहाँ। 95,300 है लोग जो बर्बाद हुए हैं, जो मरे हैं लड़ाई में। कौन सी लड़ाई में? ये जो इनके साथ अंग्रेजों से लड़े, दूसरों से लड़े, विदेशियों से लड़े। इसका राजा नहीं था लास्ट वाला, जो 2 गज जमीना मिल सकी कोई यार में, दिल्ली का बादशाह जिसको रंगून ने मारा था अंग्रेजों ने जी। तो ये तो सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े रक्षक, सबसे बड़े सहायक तो ये आरएसएस वाले रहे अंग्रेजों के। इस पे नाम लिखे हुए हैं। वो 95,000 रहने के लिए इन्होंने तमाम किस्म के हथकंडे खेले पुराने टाइम में। नहीं, मुगलों को भी इन्होंने अपना दामाद बनाया, सब बनाया, और अंग्रेजों की इन्होंने चाटुकारिता करी है। हाँ। और सत्ता में ये बराबर बने रहे। लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को सही बताते हैं, लोग गांधी जी को सही बताते हैं। मैं तो समझता हूँ SC ST पर इन्होंने शोषण किया, क्राइम किया। चाहे हिंदू कोड बिल हो, हिंदू कोड बिल की भी बात बहुत ज़्यादा की जाती है। मैं बता दूं कि आपको और आपके समाज को ही कमज़ोर बनाने के लिए किया गया है सब कुछ। हाँ, तो बाबा साहब ने तो जो बाबा साहब के हिंदू कोड बिल को इन्होंने लागू नहीं करा। इन्होंने मनुस्मृति वाले हिंदू कोड बिल को, उसी हमारी सारी औरतें उनकी है, मनुवादियों की है, उसी पे तो इस्तीफा दिया था उन्होंने जी, बाबा साहब ने। सुन लो, बाबा साहब का जो एजुकेटेड पर्सन है, सही बता रहे हैं। 1952 में 25 दिसंबर को 1952 में इस्तीफा दिया था कि अगर मैं इस काम को नहीं करा सकता, संविधान मैंने 7 देशों का संविधान पढ़ करके तब मैंने लिखा है, और ये कौन सी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। उसमें पटेल था, मुंजे था, गांधी थे। वो ये चाह रहे थे कि ये औरतों को अधिकार इतना नहीं मिलना चाहिए। जो गांधी जी तो कहते थे कास्टिज्म इज सॉइल ऑफ हिंदुइज्म, ये तो बाबा साहब ने कहा। तो गांधी कहते थे कि आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू, आफ्टर दैट इंडियन, और कास्टिज्म इज सॉइल ऑफ हिंदुइज्म। आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू, और मैं हिंदू हूँ। हिंदू व्यवस्था को मैं लागू करना चाहता हूँ, हिंदू व्यवस्था का मैं विरोध नहीं करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि दलितों के साथ में कोई गैर बराबरी ना करे। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तुम वर्ण व्यवस्था को मानो, मनुवाद को मानो, और दलितों के साथ तुम व्यवहार तो वही रखोगे मनुवाद वाला। आज है, आज भी है वो तो जी। वो तो है जी। वो तो खून में है। तो गांधी जी अधूरे, और गांधी जी के चेलों ने उनकी हत्या की। गांधी जी के चेलों ने की। तो इतिहास के गर्भ से बहुत सारी बातों का यहाँ खुलासा करने की कोशिश की गई, और आपको ये दिशा निर्देश देने की कोशिश की है, गाइडलाइन देने की कोशिश की गई है। माननीय किशोरी लाल मौर्य जी आपको बता रहे हैं कि अपने वोट की कीमत समझो, आबरू है आपका वोट, और ये मनुवादियों के हाथ, कांग्रेस के हाथ, बीजेपी के हाथ, आम आदमी पार्टी के हाथ, ये सब RSS के दल हैं। RSS के समाज के हाथ में, RSS के लोगों के हाथ में आपका वोट नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएं, अपने लोगों को मजबूत बनाएं। इतनी सी बात संभालनी है कि अपनी वोट बचा लो, बस अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो। बाबा साहब ने कहा कि अपनी बेटी से भी ज़्यादा रक्षा करनी है अपने वोट की। अगर हम की रक्षा, हाँ, अपने बच्चों की रक्षा है। ये कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी वोट की रक्षा नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनको हम वोट देते हैं अपनी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपने समाज के नाम पर, और वो कहाँ जाती हैं? वो उनके कुत्ते बने हुए हैं, वो उनके दलाल हैं जिनको हम वोट दे रहे हैं। तो हमारे समाज का अहित होगा, मजबूत समाज नहीं हो सकता जब तक हम अपनी वोट की पहचान नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा बाबा साहब का है कि सत्ता ऐसी चाबी है जो सारी समस्याओं की ताले खोलती है, समस्याओं को खत्म करती है। ताला खोलने का मतलब है जब हम अपनी वोट को नहीं बचा सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, धरती पे कुछ नहीं कर सकते अगर हम वोट इन्हीं को देते रहे। जो लोग पहले से पावरफुल हैं, आप अपना वोट उन्हें देकर अपने समाज को कमज़ोर बना रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को कमज़ोर बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनको वोट देने का मतलब है अपने हाथ पैर काटना, अपने हाथ काट देना, अपने विचार
एक्सेप्ट करना जो गुलाम। अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात है, वो कहते हैं उनसे हमें रोजगार मिलता, बाबा साहब की तस्वीर लगाने से हमें रोजगार नहीं मिलता। मैं ऐसे समाज में एक्टिव लोगों की, जो मीडिया भी चला रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कहते हैं बाबा साहब का और जय भीम नहीं बोलते, नमस्कार बोलते हैं और बाबा साहब के नाम पे खाका मारे हैं, और ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। क्या कहेंगे सर उनके बारे में? इसमें पढ़े लिखे की जो कुछ तो अनपढ़ हैं लोग, जानकारी कम है ऐसे उनको। मीडिया वाले भी हैं जो जय भीम से शुरुआत ना करके नमस्कार से शुरुआत करते हाँ तो वो अनपढ़ ही तो हैं। बहुत ही नाम है उनका, उनकी वीडियो ऐसे घंटे में 70 ऐसा लाख है, लोग देख लेते हैं। अनपढ़ हैं वो, गंवार हैं, इलिटरेट है। पॉलिटिकल भी तो इलिटरेट होते हैं, ये जो पढ़े लिखे हैं वो भी तो इलिटरेट हैं। पढ़े लिखे तो बहुत लोग थे, पढ़े लिखे तो हमारे समाज में, जो बाबा साहब ने कहा भाई 10 इंजीनियर हो जाओ, 10 मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, 10 और हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, तो मेरे समाज में बहुत काम करेंगे। लेकिन जो उन्होंने भेजे थे वो तो सारे बिक के थे, बिक जाते थे। 16 भेजे, और भी भेजे, तो पहले की बात है जी। और बाबा साहब ने कहा कि भाई मुझे तो इन्हीं लोगों ने धोखा दिया है, और अभी वही काम कर रहे हैं। वो 18 मार्च 1956 जी, अभी भी तो वही काम कर रहे हैं, अभी वही हो रहा है। तस्वीर बाबा साहब की लगाते, काम मनुवाद का कर रहे हैं। तो नमस्कार बोलकर जो है जय भीम की पावर को कम कर रहे हैं, और जय भीम की पावर को समझिए, संविधान की ताकत को समझिए, अपने वोट की कीमत पहचानिए और सही हाथों में वोट दीजिए, सही प्रत्याशी को विजयी बनाएं। प्रत्याशी, अगर हम अपनी वोट की कीमत समझेंगे तो हम दूसरे से भी कहेंगे ना कि भी वोट यहाँ पे हाथी पे देनी है। ये हम वोट प्रचार तो हमारा अधिकार है, ये हमारा गौरव है, हमारा अधिकार है, हमारा मान सम्मान सुरक्षित इसी में है। जी की सरकार यदि दिल्ली में आती है तो दिल्ली बहुत हद तक कुछ और होगी थोड़े से ही समय में। हाँ तो योजनाएं हैं, ये जो बिजली पानी माफ़ कर दिया, जो किराएदार हैं पंगु बना रहे हैं, ये समाज को पंगु बनाना है। जो किराएदार हैं उनका क्या माफ़ हुआ उसे बताओ मुझे। उनसे तो पैसे लिए जा रहे हैं पूरे, पानी के भी, बिजली के भी, जो बिजली का बिल है सब उनसे तो लिया जाता है। उन्हें क्या माफ़ कर दिया? या एक बर्तन मांजने जाती है औरत तो वो 5-7 हज़ार रुपये कमाती है, 1-1.5 लाख कमाती है, उसका भी फ्री है किराया और उसका फ्री है। तो ये पैरेलल क्या बात हुई, क्या समानता हुई? ये तो असमानता कह रहा हूँ मैं तो। ऐसा नहीं है साहब कि चलिए हम अपने शासनकाल में इस बात को रखेंगे, जब हमारी सरकार आ जाएगी, हमारे लोग सत्ता में काबिज हो जाएंगे तो कुछ मुद्दे हम उस समय के लिए भी छोड़ते हैं। फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को, इस विचारधारा को, इस विचार विमर्श को और जो समाज को दिशा निर्देश दिया है, हम यहीं पे विराम देते हैं। क्या कहेंगे सर? बस मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर अपनी वोट नहीं बचाई ना तो कितनी गाल बजाई कितनी हो जाए, कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, कितने नौटंकी करते रहो, अगर अपनी वोट नहीं बचाई, उस महापुरुष का, उन मसीहा का नाम ध्यान करो जो कुर्बान हुए हैं, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी न्यौछावर की हमारे लिए। और हम वोट बेचने के लिए नहीं की थी, वोट बचाने के लिए। हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारा समाज सुरक्षित होगा। जब हमारी वोट सुरक्षित होगी तभी होगा, नहीं हमारी वोट बिकती रहेगी। और ये दलाल जो हैं, दूसरी पार्टियों में दलाल है हमारा समाज, तो ये वोट बेचता रहेगा और ये लालच में बिकता रहेगा और हमारे समाज को बेचता रहेगा। जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। माननीय किशोरी लाल मौर्य जी को आपने देखा सुना है, बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। समाज की एक शिकायत रहती है कि वाल्मीकि समाज के लोगों को नहीं मौका मिला है, वाल्मीकि समाज को मौका नहीं मिला है। तो बहन जी के शासनकाल में वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता बहुत रहे हैं और यहाँ लड़ा है एमपी भी जी, एमएलए भी, निगम पार्षद भी, दिल्ली क्षेत्र से। हाँ जी, तो साहब के पास प्रमाण है, हमारे पास प्रमाण है। मैंने वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पे और एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे डाल रखी है, आप वहाँ से प्रमाण देख सकते हैं। तो समाज को एकजुट बनाएं, समाज की ताकत को पहचानें और अपनी बहुत बड़ी बात है कि समाज और वोट और आपके हक अधिकार, सारी बातों को पहचानें। विराम देता हूँ। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को मदद कीजिएगा। धन्यवाद। वायरल कीजिए वीडियो।